हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ रीजनिंग के सेट। रीजनिंग रीजनिंग में हम पजल्स करेंगे। देखो एक एक करके हम पजल्स करेंगे। इसके पहले मैं 2-3 लेक्चर करवा चुका हूँ। अगला लेक्चर ये तीसरा लेक्चर है। तो एक एक करके हम पजल्स कर रहे हैं। एक एक टाइप, अलग अलग टाइप्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसी के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई पजल्स जो रीजनिंग का पार्ट होता है, एलआर का पार्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग, सारे एग्जाम्स में आता है। ऐसा कोई एग्जाम आप नहीं पाओगे जहाँ पर पजल्स या रीजनिंग ना आए। तो उसके लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपरेशन में कुछ बेसिक चीज़ों को पकड़ना होता है, बिकॉज ये मैथमेटिक्स में इतने रूल्स फंडे नहीं होते हैं। बट यहाँ पर बेसिक चीज़ें पकड़नी होती है और आपको एट द सेम टाइम एग्जाम में ही आपको डिसाइड करना होता है और पजल्स को सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले से, हाँ, उस टाइप के पजल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग चीज़ लगाएगा। आप याद करके नहीं जा सकते कि यहाँ पर ये फंडा है, यहाँ पर ये फंडा है। हाँ, उनके जो कुछ टर्म्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होती है कि उनके बीच में दो बंदे हैं, लेफ्ट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, अथवा वो थर्ड राइट में है तो थर्ड राइट, थर्ड का मतलब उनके बीच में दो बंदे हैं, वो तीसरा होगा। ठीक। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको पकड़नी होती है। इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन करेंगे और अच्छे खासे तरीके से वहाँ पर विथ एक्यूरेसी आप उसको डील करेंगे। राइट। मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम में, तो भाई आप ऐसा कोई सा एग्जाम आप बैंकिंग का उठा लो। अभी बैंकिंग में एसबीआई, आईबीपीएस, ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। एसबीआई, आईबीपीएस हो रहे हैं और होने वाले हैं। आरआरबी होने वाला है। एसएससी का आप देख लो। एसएससी कैट में एलआर पूछता है, लॉजिकल रीजनिंग। राइट। तो वहाँ पर थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है। बाकी ऐसे ही टाइप के आते हैं। उसके अलावा आप सी सेट देख लो, यूपीएससी का सीडीएस देख लो। भाई हर जगह आते हैं, कोई एसआई, पुलिस कांस्टेबल, आप कोई सा भी पेपर उठा लो, सब जगह रीजनिंग पूछी जाती है। हम चलते हैं डायरेक्ट, अब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो, ये चीज़ें मैं दो लैंग्वेज में आपको दे दिया हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। ये हिंदी का है। हिंदी में एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर 9 व्यक्ति बैठे हैं। सेम चीज़ें मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और इंग्लिश में करवाता हूँ। देखो, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 9 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ ट्राइंगुलर टेबल। एक ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगल टाइप की एक टेबल है जिसमें 9 पर्सन बैठे हैं। 3 पर्सन सिट एट ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेस आउटसाइड। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। एंड 2 पर्सन सिट मिडिल ऑफ द ईच साइड ऑफ द टेबल एंड फेसिंग इनसाइड। समझ आया इतनी बात। कहने का मतलब ये कि एक तो ट्रायंगुलर टाइप की टेबल है, उस पर 9 बंदे बैठे हैं, जिसमें से 3 बंदे कॉर्नर पर बैठे हैं। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो आउटसाइड की ओर देख रहे हैं। ठीक है। जो पर्सन दो, हर 3 साइड होती है तो हर साइड पर बीच में दो दो पर्सन बैठे हैं। 2 पर्सन सिट ऑन द मिडिल ऑफ द टेबल एंड फेसिंग इनसाइड। जो मिडिल ऑफ द टेबल पर बैठे हैं वो इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं 3 ट्राइंगल। देखो, अब हमारे पास केस की जरूरत पड़ने वाली, तो मैं कम से कम 2 ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक ये ट्रायंगल बना लिया और एक यहाँ पर बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल हो गया। अब ध्यान रहे आपको कि जो चीज़ें बोला है कि भाई 3 बंदे तीनों कॉर्नर पर बैठेंगे और आउटसाइड देख रहे हैं, तो मैं ये आउटसाइड का रो बना रहा हूँ। कॉर्नर पर ये आउटसाइड। ठीक है, इस पर भी बना लेता हूँ आउटसाइड। तीनों कॉर्नर पर आउटसाइड बैठ रहे हैं। समझ आया। अब जो बीच में बैठ रहे हैं वो बीच में अंदर की ओर देखेंगे। इस पर भी 2 बैठेंगे तो ये भी अंदर की ओर देखेंगे। बताओ भाई, इतना आपको बनाना पड़ेगा। देखो, अब मैं 2 ट्रायंगल इसलिए बनाया बिकॉज केसेस बनते हैं, तो वहां पर आपको केस बनाना होता है। यहाँ पर भी ये आपने केस बना लिया। अब इसके बाद आपको डाटा फिल करना रहेगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीजें जैसा बोलता जाएगा हम वैसा ही करते जाएंगे। क्लियर है। अब देखो, पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन। ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन। भाई ए का बोल रहा है कि ए जो है, ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन। इसका मतलब ए जो है एन के इमीडिएट राइट में बैठेगा। एंड बोथ सीट ऑन द सेम साइड।
अब सेम साइड का मतलब क्या हो गया कि भाई कॉर्नर पर तो इनको बैठा नहीं सकते, अगर कॉर्नर पर बैठाओगे तो वो सेम साइड नहीं हो पाएंगी। आप इधर साइड में काउंट करोगे कि इधर, तो दोनों एक ही साइड में बैठेंगे। और ए जो है, ध्यान रहे देखो, ए जो है एन के इमीडिएट राइट में बैठेगा। इसका मतलब अब जो बीच में देखो, टेबल के बीच में जो बैठ रहे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं, तो ए जो है तो राइट में होगा। तो आप यहाँ ए को बैठा दो, यहाँ एन को बैठा दो। ठीक है, यहाँ पर भी मैं केस बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं बैठा देता हूँ। अब आप कहोगे कि मैं दो दो केस क्यों लिया, भाई नहीं लेता, चलो आगे चल के आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तब आपको वहां लेना पड़ेगा। जहां तक आपको नहीं पता, जैसे यहाँ पर आपको नहीं पता ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन, ठीक है, इतना पता है, एन बोर्ड सीट एंड सेम साइड, तो दोनों एक ही साइड पर बैठे हैं, ये हमने बैठा दिया, एक ही में बैठा दो। आगे देखो, 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। हु, अब ये हु मैं आपको पहली क्लास में ही बताया था कि ये हु जो है किसको डिनोट कर रहा है, वो डी को डिनोट करेगा, जहां जहां से जस्ट बाद चालू हो रहा, डी के जस्ट बाद चालू हो रहा है, इसलिए ये हु जो है डी को डिनोट करता है। हु यानी डी डज नॉट सिट एट मिडिल साइड ऑफ द टेबल, मतलब डी जो है मिडिल में नहीं बैठता। इसका मतलब डी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, भाई कॉर्नर पर बैठेगा। एक ही केस बचा, अगर मिडिल में नहीं बैठेगा डी, तो भाई डी कॉर्नर पर बैठेगा, तो डी को कॉर्नर पर बैठाओ। एक केस ये हो सकता है कि डी को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ, तो देखो क्या संभव है, 1 2 3 अगर यहाँ बैठाओगे तो डी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, इतना क्लियर है ना। ऊपर बोला है 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, तो अगर डी को यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3, तो आपका ई कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा। और अगर इसी में डी को यहीं बैठा के अगर आप इधर से काउंट करते हो, बिकॉज उसने डायरेक्शन नहीं दी है, देखो भाई एक एक चीज़ों का मीनिंग आपको लगाना पड़ेगा। रीजनिंग, इसी को रीजनिंग कहते हैं कि रीजनिंग आपको लगानी पड़ेगी। डी अगर यहाँ बैठा रहे हो इस कॉर्नर पर, तो अगर उसके राइट में गिनते हो, इधर मतलब ऊपर साइड लेफ्ट साइड गिनते हो तो 1 2 3, तो ई यहाँ बैठ गया। अगर डी के इधर गिनते हो तो 1 2 3, तो फिर आप कहाँ बैठाओगे, ई को यहाँ बैठाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अब इसी में अंदर लिख देता हूँ, ये रहा एन, ये रहा ए और ये रहा डी। अगर मैं अंदर साइड से गिन रहा हूँ तो डी 1 2 3 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं ई को बैठा दूंगा। समझ आया। अब देखो यहाँ पर आपको 4 ट्रायंगल ना बनाने पड़े, इसलिए आप कोशिश करो कि एक में ही 2 का काम कर लो। समझ आया। मैं अब यहाँ पर आपको 4 ट्रायंगल बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारे केस बन गए, तो भाई आप क्या करो, कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है आपको। समझ आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बाहर वाला साइड एक केस ले लेता हूँ, एक अंदर वाला साइड। अगर मैं डी यहीं रख रहा हूँ, एन ए यहीं रख रहा हूँ, इसके लेफ्ट में राइट में गिनता हूँ, तो 1 2 3 ये हो गया, तो ई यहाँ बैठ गया, डी यहाँ बैठा दिया। डी अगर मैं मान लो कि इस कॉर्नर पर बैठाता, तो मान लो यहाँ बैठाता हूँ, तो क्या ई के बीच में 4 केस संभव है। देखो अब मान लो अगर मैं डी को यहाँ बैठाता हूँ, तो 1 2 3, तो फिर मुझे ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, बिकॉज डी और ई के बीच में 3 बंदे हैं। तो 1 2 3, तो ई को यहाँ, तो यहाँ तो पहले से बैठ चुका है, मतलब ये वाला इधर से केस नहीं है, इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। यहाँ भी नहीं बैठ सकता बिकॉज एन ऑलरेडी बैठा है, मतलब डी यहाँ पर दोनों केस नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि भाई ये वाला डी हो ही नहीं सकता यहाँ पर। एक यहाँ बैठा दिया इस कॉर्नर पर बैठा दिया। अब इस कॉर्नर पर बचा, तो मैं एक काम करता हूँ, डी को अब इस कॉर्नर पर बैठाता हूँ। ठीक है, इस कॉर्नर का तो काम हो गया, इस वाले कॉर्नर पर, ऊपर वाले कॉर्नर पर तो हो ही नहीं रहा, केस ही नहीं बैठ रहा। अब हम इस कॉर्नर पर बैठा के चेक करते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर मैं इसके राइट में लेता हूँ, 1 2 3 बंदे हो गए, तो इधर कौन बैठेगा, ई बैठेगा। समझ आया। यहाँ पर ई बैठेगा बिकॉज डी एंड ई के बीच में 3 लोग हैं। अगर मैं डी के लेफ्ट में गिनता हूँ 1 2 3, तो फिर ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो मैं फिर से इसी को देखो अंदर ले लेता हूँ, एन ए और डी को ये ले लिया, तो अंदर साइड से गिनूंगा तो 1 2 3 ये हो गया, तो ई को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। समझ आया। देखो एक ही ट्राइंगल में मैं 2 केस ले रहा हूँ, एक अंदर बाहर का कर दिया, आपका एक में 2 का काम हो गया। इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन करना। अदरवाइज आप 4 4 केस बनाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कहीं पर। समझ आया, इतना क्लियर है। इतने हमारे पास केस बन गए। अब आगे पढ़ते हैं। एफ डज नॉट सिट नियर, एफ डज नॉट सिट नियर डी, एफ जो है डी के नियर में नहीं बैठेगा। ठीक है, चलते हैं आगे और पढ़ते हैं। एफ जो है डी के नियर में नहीं बैठेगा। आगे देखते हैं। देखो एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, एम जो है ई के सेकेंड राइट में है। इसका मतलब क्या हुआ, ई को पहले देखो कहाँ पर है, ई यहाँ है। अगर इस वाले केस को लेते हो तो क्या होगा, एम हो उसके सेकेंड राइट में, तो ई का राइट कौन सा है भाई, ई का राइट ये वाला है, बिकॉज देखो अंदर की ओर फेस कर रहा,
तो 1 2 सेकंड का मतलब उनके बीच में एक गैप है, तो 1 2 तो m आपका यहाँ बैठ जाएगा। अगर ई अंदर वाला केस लेते हो तो 1 तो फिर m को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? इस वाले केस में लो, अगर ई को यहाँ लेते हो बाहर वाला केस, तो ये हो गया पहला और ये हो गया आपका दूसरा, तो m इसके राइट में बैठ जाएगा। ठीक है, अगर अंदर वाला केस लेते हो तो अंदर वाले केस में देखो एक तो ये हो गया, अब यहाँ पर आपको m बैठाना पड़ेगा। ठीक है, एक गैप ये और यहाँ m को बैठाना पड़ेगा बिकॉज ई का राइट ये है। तो देखो अंदर वाला केस यहाँ पर n तो ऑलरेडी बैठा है, तो अंदर वाला केस यहाँ से गया काम से। 4 केस बनाए, 4 में से एक चला गया, हमारा काम थोड़ा सा आसान हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके केस हटते जाएंगे, आपको एट द एंड एक ही केस बचना है। ठीक है भाई, एक केस तो हट गया हमारा, यहाँ पर एक केस तो हमारा गया। अब आगे पढ़ते हैं, देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन m एंड d इज सेम एज द बिटवीन m एंड c आइदर लेफ्ट और राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा कॉमन है, देखो m कॉमन है दोनों में, m और d, तो m यहाँ समझ लो, अब d को चाहे इधर रख दो तो यहाँ बराबर बैठेगा, तो इधर c हो जाएगा, अथवा m को यहाँ रखोगे तो इधर d रख दोगे और इधर c तो भी बराबर होगा। कुल मिला के ये ऐसा केस बनता है, मतलब अगर जो बंदा कॉमन है तो उसको बीच में कहीं ना कहीं आना है। ठीक है, और यहाँ पर m और d तो हमारा पहले से ही अरेंज हो चुके हैं। देखो तो ये वाला केस कैसे होगा भाई, m और d के बीच में यही बोला कि जितने पर्सन हैं, जितने बंदे हैं उतने ही m और c के बीच में है। m और d के बीच में यहाँ बाहर वाले केस में देखो कितने हैं, एक है, तो अब c को किधर बैठाओगे, अब इसी डायरेक्शन में तो नहीं बैठा सकते बिकॉज c को फिर यहीं बैठाना पड़ेगा d की जगह, और d तो बैठा है। ठीक है, तो फिर आप इधर उल्टा चलोगे तो क्या होगा, m और d के बीच में एक है, तो इधर भी देखोगे तो एक यहाँ बंदा है, तो फिर आपको c को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और यहाँ पर e ऑलरेडी बैठा है, तो मतलब ये केस नहीं हो सकता, बाहर वाला केस इधर का गया, इस वाले ट्रायंगल का बाहर वाला केस गया, इस वाले ट्रायंगल का अंदर वाला केस गया। अंदर वाला देख लो भाई, आपको m और d के बीच में कितने बंदे हैं, एक दो, m यहाँ है d यहाँ है, तो एक दो बंदे बैठे हैं, तो एक दो यहाँ बैठाओगे तो फिर आपको c को यहाँ बैठाना पड़ेगा। समझ आया? m और d के बीच में दो बंदे हैं, तो m और c के बीच में गिनो एक दो, अब इसी डायरेक्शन में बैठाओगे तो फिर से c को यहीं बैठाना पड़ेगा, और एक जगह पर आप दो लोगों को बैठा नहीं सकते, तो फिर क्या हो जाएगा, एक दो, तो c को आपको यहाँ बैठा दिए। इस वाले केस में गिनो, देखो अंदर वाला केस तो पहले ही जो कैंसिल आउट हो गया, जो किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा किसी एक को भी, उसको वहीं पर छोड़ दो, फिर उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? जैसे इसका बाहर वाला केस चला गया, अब उसको हम बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, इसका अंदर वाला केस चला गया, अब उसको हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, इसको गिनो, m और d के बीच में जितने बंदे हैं, देखो m और d अंदर वाला गया, बाहर गिनते हैं, m d यहाँ है, दो बंदे बैठे हैं, तो m और c के बीच में भी दो बंदे बैठेंगे, तो भाई आप इधर गिनो एक दो, तो c यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर हुआ? अब आगे पढ़ते हैं, b इज नाइदर एन इमीडिएट निगवर ऑफ m और d, b जो है m और d के इमीडिएट निगवर में नहीं है। भाई गिनते हैं b, अब देखो कितने केस बचे, एक दो यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, तीन जगह बची। बी जो है एम और डी के नियर में नहीं बैठेगा, एम के नियर में नहीं बैठेगा मतलब बी यहाँ नहीं बैठ सकता, डी के नियर में नहीं बैठेगा मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता, मतलब बी के लिए एक ही जगह बची, ये वाली। ठीक है भाई, इस वाले केस में देखो अंदर वाला बाहर वाला चला गया, बी जो है यहाँ भी नहीं बैठेगा, डी के नज़दीक है, यहाँ नहीं बैठेगा बिकॉज एम है। ठीक है, तो बी के लिए कौन सी जगह बची बताओ, तीन, और फिर ये वाली जगह बची, तो m के नियर यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, मतलब ये भी केस चला गया। बताओ, बाहर वाला केस पहले ही गया था, अंदर वाला चला गया, क्यों गया, बिकॉज तीन जगह बची है, m के नज़दीक में दो जगह, तो यहाँ नहीं बैठेगा, b यहाँ नहीं बैठेगा, अब कोई जगह ही नहीं बची भाई, तो b कहाँ बैठेगा, मतलब ये केस तो गया। ठीक है, अब यही एक केस बचा, कौन सा, बाहर वाला, b को हमने इसमें बैठा दिया। एल फेस इनसाइड, अब हमारे पास देखो जो दो जगह बची, एक और एक ये। ठीक है, पर एक यहाँ पर जो हमने इन्फॉर्मेशन छोड़ी थी, एफ डज नॉट सिट नियर डी, अब एफ जो है डी के नियर नहीं बैठेगा, मतलब एफ यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह बची है। बताओ भाई, डी के नज़दीक में यहाँ पर एक ही जगह बची है, तो यहाँ अगर नहीं बैठेगा, एफ डज नॉट सिट नियर डी, तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो फिर यहाँ बैठेगा, राइट। और यहाँ बोल रहा है एल फेस इनसाइड, तो एल एक ही अब जगह बची है और वो इनसाइड फेस कर रहा। अब देखो हमारा ये बाहर वाला केस हमारा क्लियर हो गया। समझ आया? चार केस बने थे, चार में से तीन केस चले गए, एक बचा हमारा केस, अब वही हमारा फाइनल केस बच गया, फाइनल आंसर हो गया। इसी के बेसिस पर अब हम आंसर निकालेंगे। देखो पहला क्वेश्चन इसमें है, इफ ए इंटरचेंज हिज पोजीशन विथ बी, देन हु अमंग द फॉलोइंग
इज एन इमीडिएट निगवर ऑफ ए। कहने का मतलब कि अगर ए अपने स्थान को बी से बदल देता है तो ए के पड़ोसी कौन कौन होंगे? तो भाई ए के पड़ोसी वही हो जाएंगे जो अभी बी के हैं। समझो यहाँ से कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, अगर ए और बी इंटरचेंज कर देते हैं मतलब ए की जगह बी चला जाता है और बी की जगह ए चलाता है तो ए यहाँ पहुंच जाएगा नई पोजीशन पर। अब ए के नज़दीक कौन कौन होंगे पड़ोसी? जो पहले बी के थे। तो कौन सा? सी और एल, यही दो पड़ोसी हैं। समझ आ रहा ना? तो ए के नए वाले पड़ोसी कौन कौन हो जाएंगे अगर बी से इंटरचेंज करेगा पोजीशन? तो सी और एल जो पहले बी के थे। तो अब वो सी एंड एल को देख लो, सी ये है, एल ये है, इसका मतलब दोनों हैं। तो आपका आंसर ई हो जाएगा। आप ऐसा ई, सी और बी दो नहीं टिक करोगे, यहाँ पर देखो दिया है बी एंड सी बोथ, तो आपका आंसर ई होगा। समझ आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए व्हेन काउंटेड एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए। ई और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अब देखो इधर से गिनोगे तो अलग होगा, इधर से गिनोगे तो अलग होगा। तो यहाँ पर इसीलिए बोला है कि व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए, तो काउंट कर लो ई और ए के बीच में। ए यहाँ है, ई यहाँ है, ए के एंटी क्लॉक, भाई क्लॉकवाइज तो ये होता है, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे आपको एंटी क्लॉक जाना है इधर से। तो ए के एंटी क्लॉक जाओगे तो देखो एक तो खुद नहीं गिनोगे, 1 2 3 4 और ये ई आ गया, मतलब 4 लोग बैठे हैं ई और ए के बीच में। समझ आया? उनकी खुद की पोजीशन तो नहीं गिनोगे ना, बिकॉज बीच में वो पूछा है, तो बीच में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी बॉम्बे। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अब देखो, इफ ऑल द पर्सन सिट अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये अलग अलग है, इस पे ऐसे होना चाहिए, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए से सभी पर्सन को अल्फाबेटिक ऑर्डर में बैठाना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिमेन सेम पोजीशन एक्सक्लूडिंग ए। ध्यान रहे भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, ए को छोड़कर बोला है, ए को एक्सक्लूड किया है, मतलब ए को आप काउंट नहीं करोगे, बिकॉज ए से ही आपको गिनती चालू करनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए से। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि भाई पर्सन कितने हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ, 6 पर्सन ये हो गए, टोटल 9 थे, एल एम एन यही 6 पर्सन थे। तो इन्हीं की एंटी क्लॉकवाइज अल्फाबेटिक ऑर्डर में गिनोगे ना, क्लॉकवाइज ऑर्डर बोला है ना, इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर ए से। ठीक है, गिन लेते हैं। देखो ए से गिनोगे तो ये वाला ए हुआ, ए को गिनना नहीं, अपने को एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है। ये बी होगा, ये सी होगा, अभी तक मिला नहीं, ये डी होगा, ये ई होगा, और ई पर देखो ई है, तो ये वाला एक मिल गया। फिर ई के बाद ये वाला एफ होगा, एफ नहीं है ये। फिर एल एम एन कोई नहीं मिला, मतलब केवल एक बंदा मिला ई, जो सेम पोजीशन पर रहेगा। समझ आया? तो एक कौन सा बंदा था? ओनली ई। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, कहीं डाउट तो नहीं है? ये चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इधर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अथवा ग्रुप ऑफ द पर्सन सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। भाई कॉर्नर ऑफ द टेबल पर कौन बैठे हैं? 3 कॉर्नर थे, तो 3 बंदे बैठे होंगे। अब उनमें से डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर। देखो एक सी है, एक एम है और एक डी है, एम सी डी। क्लियर है? 3 बंदे बैठे हैं कॉर्नर पर, देख लो, एम सी डी सी डी एम यही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी डी एम। क्लियर हुआ? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक भाई, चलो एक और क्वेश्चन है इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें आपको बताना है ट्रू कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एफ क्या ए के थर्ड राइट में है, तो देखना पड़ेगा हमें। एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब 1 2, तो यहाँ पर एफ होना चाहिए थर्ड राइट में, तो यहाँ पर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत। फिर दूसरा स्टेटमेंट, बोथ एल एंड बी आर नॉट इमीडिएट निगवर, अपने को बताना है ट्रू, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला एल एंड बी दोनों नॉट इमीडिएट निगवर, चेक करते हैं क्या इमीडिएट निगवर है। एल एंड बी ये तो दोनों, एल एंड बी बी एल ये दोनों इमीडिएट निगवर हैं, और उसमें बोला है आपके ऑप्शन में कि वो इमीडिएट निगवर नहीं है, तो मतलब ये वाला भी गलत हो गया। आर नॉट इमीडिएट निगवर, तो ये भी गलत हो गया। समझ आया? सी का देखते हैं, ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, ई जो है सी के इमीडिएट राइट में है। कहाँ है ई? ई जो है सी के इमीडिएट राइट में, भाई सी ऊपर की ओर देख रहा है तो सी का ये लेफ्ट हो गया ना, तो
ई जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये बोला होता लेफ्ट तो सही होता, बट इमीडिएट राइट बोला है वो गलत हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया सी स्टेटमेंट। बी फेस आउटसाइड, बी जो है आउटसाइड फेस कर रहा है, तो बी अगर कार्नर पर होगा तो आउटसाइड फेस करेगा। भाई बी कार्नर पर नहीं है, मिडिल ऑफ द टेबल है, तो वो अंदर क्यों फेस कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, समझ आया। इस तरीके से आपका ये डी भी गलत हो गया, मतलब नन ऑफ द ट्रू, यही सही होगा, नन इज ट्रू, कोई भी सत्य नहीं है। समझ आया कि नहीं आया। देखो एक एक चीज़ों को आपको लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, तभी आप उसको करेक्टली आंसर कर पाओगे, करेक्ट केस बना पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, एंड उसी के बेसिस पर आप करेक्ट आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसीलिए कि आप गलती ना करो। एक बार सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट भाई आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं पहली बार में ही मतलब कुछ पॉइंट छोड़ के कुछ कर लूँ, तो वो जो आप पॉइंट छोड़ दोगे, जो पॉइंट आप छोड़ोगे, वो आपकी कमी हमेशा बनी रहेगी, हमेशा रहेगी, और जब वैसे वैसे पॉइंट आएंगे वहीं वहीं आप गलतियां करोगे। चलते हैं एक और केस करते हैं, चाइनीज केस। देखो इसको चाइनीज केस कहते हैं, मतलब ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके अनुसार प्रश्नों को उत्तर दें। क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। इसको कहते हैं, देखो साइलेंट आर वॉइस डिस्प्ले, चार यहाँ पर वर्ड दिए हैं, यहाँ पर देखो चार कोड दिया है, दो दो लेटर का कोड दिया है, चार यहाँ पर भी दिया है और चार यहाँ पर भी कोड दिया है, सेम चीज, चार यहाँ पर चार, और ये चार यहाँ पर, और ये चार यहाँ पर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये चार या तीन या कभी पांच भी दे दे, जनरली चार देता है, कभी तीन भी दे देता है, या तीन चार का कॉम्बिनेशन दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये ढूंढना रहता है कि भाई इनमें से, जैसे कि मैं बताऊं तो मान लो इस पहले और दूसरे स्टेटमेंट में देखो कि क्या क्या कॉमन है, पहले वर्ड्स को देखो कि क्या कॉमन है, और अगर वर्ड्स कॉमन है तो फिर उनके कोड भी कॉमन होंगे। समझ आया, अगर वर्ड्स कॉमन होंगे तो उनके कोड भी कॉमन होंगे, ये तो पक्की बात है, तभी तो उस वर्ड का कोड उसमें होगा सही। सपोज मान लो कि इसमें साइलेंट है, इसमें साइलेंट नहीं है, अगर साइलेंट का कोड सपोज बाई एल होता, अगर इसमें साइलेंट होता तो बाई एल इसमें भी होता, बिकॉज साइलेंट का ही कोड दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हम चेक करते हैं, साइलेंट और वॉइस डिस्प्ले का कोड ये दिया है, इसमें है क्या, साइलेंट नहीं है, आर नहीं है, वॉइस नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी कॉमन इसमें नहीं होगा। पहले वाले का इधर देखो, साइलेंट इसमें नहीं है, और है, वॉइस नहीं है, डिस्प्ले है, मतलब पहले और तीसरे में देखो क्या क्या मिला आपको, एक तो और मिला और एक और डिस्प्ले मिला, ये दो का मिले कॉमन। ठीक है भाई, देखो और मिला और डिस्प्ले मिला, तो अब इस इधर भी दो कॉमन होंगे। अब इधर दो कॉमन ढूंढो, पहले और तीसरे में क्या क्या कॉमन है, बाई एल दिया है, ठीक है, तो ये बाई एल हो गया, बाई एल, और क्या है, ई टी ए, तो टी ए है, बाई एल और टी ए है, ये हमें क्लियर हुआ। अभी हमें ये नहीं पता कि भाई बाई एल और टी ए है। देखो ध्यान रहे, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अभी और डिस्प्ले का मुझे ये पता चला कि बाई एल टी ए है, मुझे अभी ये क्लियर नहीं है कि और का बाई एल होगा या टी ए होगा, डिस्प्ले का बाई एल होगा या टी ए होगा, इसलिए अभी मैं एग्जैक्टली इन दो का पता चला है कि मुझे इनका इनका ये है, कोई भी हो सकता है, और का ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिस्प्ले का इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। अगर दो का पता चल गया, इसका मतलब देखो, अब और डिस्प्ले का पता चल गया, मतलब साइलेंट और वॉइस बचा, साइलेंट और वॉइस बचा। अब साइलेंट और वॉइस के दो कोड जो बच गए हैं वो होंगे, बाई एल और टी ए हो गए, तो ए एच और आई एक्स होगा, ए एच और आई एक्स। अब ध्यान रहे, फिर से मुझे साइलेंट का नहीं पता कि ये इन दोनों में से कौन सा है, वॉइस का नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा है, अभी क्लियर नहीं है, जब क्लियर होगा देखेंगे। सेम चीज़ है यहाँ पर, देखो कि अगर और डिस्प्ले का हो गया तो भाई सस्टेन और इंश्योर बचे, सस्टेन एंड इंश्योर, क्लियर है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, बचे हुए दो, टी ए और बाई एल के अलावा ई ए और ई एक्स और ई ए, ई एक्स और ई ए। अभी भी देखो हमें नहीं पता कि कौन सा ई एक्स किसका है, ई ए किसका है, कौन सा का किसका, अभी क्लियर नहीं है, राइट। अब इसी के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं और भी चेक करते हैं, हमें सबका निकालना है। देखो यहाँ पर क्या, अभी कुछ भी कॉमन नहीं मिला था, दो और तीन में अगर देखो तो डिस्प्ले नहीं है, सस्टेन है,
ठीक है, और नहीं है, इंश्योर है। मतलब 2 और 3 में क्या मिला देखो कॉमन, एक तो सस्टेन मिला और एक इंश्योर मिला, सस्टेन और इंश्योर 2 और 3 में, ठीक है। तो भाई सस्टेन और इंश्योर इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में देख लो कौन सा है। सस्टेन इंश्योर 2 और 3 में सस्टेन इंश्योर कॉमन है, तो 2 और 3 में कॉमन इधर देखो कोड क्या है, एक तो ई ए कॉमन है और एक देखो जी ए बाई एल ई एक्स, ई ए और ई एक्स कॉमन है, ई ए और ई एक्स, ये रहा ई ए और ये रहा ई एक्स। अच्छा ये सस्टेन इंश्योर तो हमने ये लिख दिया ना, तो अब इसको नहीं लिखना है। देखो दूसरा लिखो जो नहीं लिखा है वो, मतलब हमने दूसरे में हमने क्या क्या निकाल लिया, सस्टेन और इंश्योर निकाल लिया, मतलब 2 बचे जो टर्म, सिंपल और फार बचा, उसको लिखो, सिंपल और फार। तो सिंपल और फार के क्या बचेंगे, ई ए और ये, तो ये 2 हो गए, आई ए और जी ए, तो ये रहा आई ए और ये रहा जी ए। अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं कि किसका कौन सा है। चौथा देखते हैं, इसको यूज करते हैं, साइलेंट डिस्प्ले फॉर इंश्योर। भाई साइलेंट है, पहले वाले से देखो तो साइलेंट है, डिस्प्ले भी है, फॉर नहीं है, इंश्योर है, फॉर इंश्योर। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर और सिंपल, फॉर और सिंपल में से क्या है, देखो यहाँ पर आई ए और जी ए है, तो फार यहाँ पर है, सिंपल तो नहीं है इसमें, तो मतलब जो इन दोनों में से जो कोड मिलेगा वो फार का होगा इसमें, बिकॉज फोर्थ में फार है और ये फार आपका यहाँ इन दोनों में से है, इन दोनों में से जो यहाँ मिलेगा, बिकॉज सिंपल तो इसमें नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों कोड में से जो यहाँ मिल जाएगा वो किसका होगा, फार का, बिकॉज फार इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर आई ए और जी ए में से देख लो, ये जी ए है, मतलब फार का जी ए हो गया। समझ आया, नहीं समझ आया? भाई इन दोनों में जो कॉमन होगा वही तो, फार इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कोड देख लो, जो है इसका जी ए कॉमन है, देखो जी ए है वो फार का हो जाएगा, फार का ये जी हो गया, इसका मतलब सिंपल का ये हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे देखो और क्या क्या बचा, फार का तो हो गया, साइलेंट डिस्प्ले इंश्योर, तो इंश्योर यहाँ पर है। अब इंश्योर इसमें है, तो इंश्योर का जो कोड होगा भाई वो ई एक्स और ई ए में से ही होगा, तो ई एक्स और ई ए में से देखो एक ही है, यहाँ पर ई ए है और ई ए यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा इंश्योर है, यहाँ पर सस्टेन नहीं, इंश्योर यहाँ है और इंश्योर यहाँ है, तो ई ए कॉमन हो जाएगा, मतलब इंश्योर का आपका ई ए हो जाएगा, इसका मतलब सस्टेन का ई एक्स हो गया। समझ आया? सस्टेन का ई एक्स हो गया, इंश्योर का ई ए हो गया। क्लियर हुआ? और देख लो क्या बचा है इसमें, साइलेंट और डिस्प्ले बचा है। साइलेंट देखो यहाँ पर है, साइलेंट यहाँ है, मतलब ए एच और आई एक्स में से अगर जो भी कोड मिलेगा, साइलेंट यहाँ है, साइलेंट यहाँ है। अब साइलेंट का कोड ए एच आई एक्स में से देख लो, आई एक्स है, तो आई एक्स ये जो है ये साइलेंट का होगा, आई एक्स जो है ये साइलेंट का होगा, ये वाला हो गया इसका, तो मतलब वॉइस का ये वाला हो गया टेढ़ा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? वो तो हमने लिखा था तो टेढ़ा हो गया, अदरवाइज वो आपको सीधे लिखना पड़ता। एक बचा डिस्प्ले। अब डिस्प्ले का यहाँ पर कौन सा बच गया भाई, बाई एल, देखो एक ही बचा है, 3 तो हो गए, साइलेंट हो गया, फार हो गया, इंश्योर हो गया, ये डिस्प्ले बचा, और डिस्प्ले का यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई एल हो जाएगा, तो डिस्प्ले का ये वाला बाई एल हो गया, इसका मतलब और का टी हो गया। समझ आया? अब आपके पास देखो 8 के 8 कोड निकल चुके हैं। क्लियर हुआ? अब आंसर आप टिक कर सकते हो बड़ी आसानी से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या बोले, पहला विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ वॉइस, वॉइस का कोड कौन सा है। अब आप निकाल लियो वॉइस का कोड कहाँ पर है, देखो ये वॉइस रहा, वॉइस का कोड ए एच है, तो अब आप बता सकते हो कि वॉइस का कोड ए एच है, तो वॉइस का कोड ए एच मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ आई ए, आई ए किसका कोड है भाई, आई ए यहाँ देख लो, आई ए ये रहा आई ए, आई ए सिंपल का कोड है, तो यहाँ पर देख लो सिंपल, सिंपल ये रहा ऑप्शन डी अगेन। समझ आया? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ ई ए, ई ए किसका कोड है, तो देख लेते हैं भाई, ई ए कहाँ गया, ई ए ये है और ये इंश्योर का कोड है, तो ये ई ए जो है इंश्योर का कोड हो जाएगा, इंश्योर ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई आप क्या करोगे, चैनल को सपोर्ट करोगे, एग्जाम ट्रिक्स को, ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल को इंश्योर करो कि आप अब तक सब्सक्राइब किए और नहीं किए तो अभी करो, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, राइट। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, एग्जाम हब के नाम से पेज है, एग्जाम हब, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करें, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से है, एग्जाम ट्रिक्स। अगर इसका हैंडल की बात करूं तो exam_tricks98। और यूट्यूब पर आप मुझे फॉलो करें, यहाँ पर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।